Hello, my name is Rajendra Kumar. I have done BTech in Electronics and Communication from BITS Ranchi University. I have more than 20 years of experience of teaching like NEET, JEE Mains, JEE Advanced, etc. पिछला मैंने जितना भी वीडियो मैंने पोस्ट किया नीट पर और JEE एडवांस पर आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। सो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर पर पिछले साल के आए हुए नीट के सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे एक एक करके। और आप लोग की हमेशा शिकायत रहती है कि मैं पोस्ट जो है देर से करता हूँ नया वीडियो लेक्चर का, तो मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके एक के बाद एक वीडियो जो है पोस्ट कर सकूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है नीट पर, तो आप YouTube पर जाएं, YouTube पर राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करें, आपको मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एज पर द गिवन फिगर व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप such that the block completes it if initial height of block released from rest in 5 मीटर। तो यहाँ पर ये जो इंक्लाइन प्लेन पर एक स्लोप रखा है, तो ये स्लोप जब स्लाइड करेगा किसके कारण करेगा पहले ये जान लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो कंजर्वेटिव फोर्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, मतलब यहाँ पर सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है एक ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रही है उसके कारण जो कंजर्वेटिव है। अब यहाँ इसकी स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पर जो भी स्पीड आता है वो मान लेते हैं हम v है। इसके बाद ये सर्कुलर लूप कंप्लीट करना चाहेगा, तो क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि जो सर्कुलर लूप कंप्लीट करेगा, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, मैंने बताया था लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5 g/r, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √g/r। ये वेलोसिटी होना चाहिए यहाँ पर। और ये बिना जाने, अगर आप में से किसी को नहीं पता था, तो जब मैं दोबारा सर्कुलर मोशन पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें ये प्रूफ करूँगा कि कोई सर्कुलर पाथ नहीं, कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना चाहता है तो लोएस्ट पॉइंट फॉर वेलोसिटी एटलीस्ट √5 g/r होना चाहिए। अब कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट मैं यूज कर सकता हूँ। ये 0.1 मान लें, ये 0.2 मान लें, तो मैकेनिकल एनर्जी दोनों पॉइंट पर कंजर्व है। सो E1 = क्या हो जाएगा, E2। E1 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा mg, हाइट कितना दिया है 5 मीटर, mg 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, = अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आके ग्राउंड पर, हाइट तो 0 होगी जब ग्राउंड पर आया या 0.2 पर आया, तो ये तो 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 हो गया, प्लस ½ mv²। तो यहाँ से m और m कैंसिल हो गए, तो v² हो गए 2 × 5 × g। तो v² की वैल्यू यहाँ रख दें, तो ये होगा 5 g/r। तो फाइनली ये हो गया 5 g/r = 2 ×
5 इंटू जी की वैल्यू रख दिया, नहीं रखने की जरूरत नहीं है, जी कैंसिल हो रहा है, जी को जी रहने दें। तो यहाँ से जी से जी कैंसिल हो गया, 5 ने 5 को मार दिया, तो अब बचा क्या, सिर्फ आर, रेडियस आर इज इक्वल टू 2 मीटर। ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg इज स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ ए हिल ऑफ हाइट 100 मीटर। कोई हिल है, हिल की हाइट, हिल पर 100 मीटर की हाइट पर कोई स्फेरिकल बॉल रखा है। इट रोल्स डाउन ए स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड। तो ध्यान देना, स्मूथ लिखा है, तो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है यहाँ। इट रोल्स डाउन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस टू द ग्राउंड, देन क्लाइम्स अप another hill of height 30 meter and finally rolls down to the horizontal base at a height of 20 meter above the ground. तो the velocity attained by the ball, तो मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, समझें और इसकी फिगर क्या बनेगी, ड्राइंग क्या बनेगी, वो कोशिश करें। हाँ, अब देखें, यहाँ पर जस्ट इमेजिन करें, यहाँ पर इमेजिन करें कि एक हिल है, फिर ये हाइट 30 मीटर और फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल बेस हो गया। तो हिल की हाइट जहाँ से बॉल को रोल्स करने दिया गया, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड। तो यहाँ पर बॉल रखा है और जस्ट रिलीज किया गया है, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। और ये हाइट कितनी है, 100 मीटर। ओके, और ये बॉल यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आते हुए और फिर जो है ये 30 मीटर हाइट की हील है, दूसरी हील, उस पर राइज करता है, क्लाइंब करता है और फाइनली जो है एक हॉरिजॉन्टल बेस पर आ जाता है। मतलब यहाँ ये हॉरिजॉन्टल बेस है, तो यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, ये हाइट दिया हुआ है 20 मीटर यहाँ से। तो स्मूथ सरफेस है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यूज एनर्जी जो है इसको 0.1 पहले मान लें, इसको 0.2 मान लें, ठीक। तो एनर्जी जो होगा 1 और 2 पर कंजर्व रहेगा, बीच में 30 का कोई रोल ही नहीं है, 30 मीटर हाइट का कोई रोल नहीं है। तो एनर्जी at 0.1 is equal to energy at 0.2, तो which implies एनर्जी एट 1 कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल हो गया, इसकी मास m है, मान लेते हैं, इसे दिया हुआ है मास 20 kg, फिलहाल m के रूप में लिखें, तो mg इंटू 100, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी 0 है, ठीक। दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी अब हो गया mg 20 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ओके, तो यहाँ से
100 mg और ये 20 mg, कितने हो जाएंगे 80 mg। 80 mg को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 mg हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा m दोनों तरफ से कैंसिल पहले कर दें, इसके अनुसार m कैंसिल कर दें तो अब हो जाएगा 100g माइनस 20g यानी 80g इंटू 2 160g तो ये हो जाएगा 160g की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो ये 1600 हो गया। तो v इक्वल टू हो गया √1600 एंड दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो राइट क्या ऑप्शन हुआ 40 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 में आया हुआ, द ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। ध्यान देना फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ है, तो जो भी फोर्स एक्ट करेंगे इसका मतलब हुआ वो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। द सरफेस कोलाइड विथ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड कंप्रेसेज इट बाई लेंथ L। द मैक्सिमम मोमेंटम हमें निकालना है, मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। तो मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा जो निकालना है। मैक्सिमम मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास तो चेंज कर सकते नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अब आइए स्प्रिंग का खेल देखिए। मैं मान लेता हूँ कि पहले जस्ट टच करता है v वेलोसिटी से ब्लॉक आ रहा है, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया स्प्रिंग को। तो अभी इनिशियल पोजीशन ले रहा हूँ, मान लेते हैं स्प्रिंग इस तरह से है, ठीक। जब ये स्ट्राइक किया तो स्प्रिंग कंप्रेस करेगा और जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए तब तक इसको कंप्रेस करता रहेगा। तो मान लेते हैं कंप्रेस होके ये यहाँ आ गया ब्लॉक, ये ब्लॉक यहाँ आ गया और ये स्मूथ सरफेस पर मूव कर रहा है। ब्लॉक जो है स्मूथ सरफेस पर ब्लॉक कर रहा है, तो यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो अब यहाँ से यहाँ पर देखें, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंप्रेशन इट बाई लेंथ L, तो ये कंप्रेशन L हुआ है, ठीक। अब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन अब स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कहिए, इस साइड में एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, फिर वापस नेचुरल पोजीशन पर आना चाहेगा, यानी इस पोजीशन पर। इस पोजीशन को 1 मान लें, इस पोजीशन को 1 मान लिया हमने, इस पोजीशन को 2 मान लें। और अब क्या होगा कि ये स्प्रिंग फोर्स जो है इसको वापस पोजीशन 1 पर लाना चाहेगा। तो इस तरह से समझे कि वापस मान लीजिए आ गया, स्प्रिंग जो है पहले की तरह नेचुरल लेंथ पर आ गया। ठीक।
अब यहाँ पर आकर क्या होगा कि यहाँ से वेलोसिटी जीरो हो गया, तो इस स्प्रिंग फोर्स के कारण वेलोसिटी फिर इंक्रीज करना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ तक आ जाते, क्योंकि किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं है, तो वेलोसिटी भी वापस आ जाएगा स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है प्रेजेंट। अगर फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो वेलोसिटी भी अटेंड नहीं करता। और अब यहाँ पर आने के बाद ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, इनर्शिया के कारण ब्लॉक इधर जाना चाहेगा v वेलोसिटी से, लेकिन अब रेस्टोरिंग फोर्स फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हुआ, यही। तो ये जो है हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी है। हाँ, तो इसका मतलब ये v जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी मैक्सिमम मोमेंटम निकालने के लिए। तो आइए अगले पेज में देखते हैं। यहाँ पर ये पोजीशन 2 है और ये पोजीशन 3 मान लेता हूँ यहाँ। तो पोजीशन 2 और 3 के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ। ठीक, तो टोटल एनर्जी एट 2 मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 3 ये 3 थर्ड पोजीशन यहाँ है, फर्स्ट पोजीशन यहाँ है। 2 पर क्या क्या एक्ट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है सिर्फ। कंप्रेशन कितना है, L है। तो m के x स्क्वायर होता है, जहाँ x डिफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ डिफॉर्मेशन कितना हुआ, L हुआ है, तो m के L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m के ये हो जाएगा हाफ m के स्क्वायर। ये एनर्जी एट 2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के L स्क्वायर प्लस वेलोसिटी तो 0 हो गई पोजीशन 2 पर, वहाँ के लिए 0 लिखेंगे। अब पोजीशन 3 को देखें ज़रा। पोजीशन 3 पर वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर L क्या है, x क्या हो गया, डिफॉर्मेशन 0 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हाफ कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर क्या हो जाएगा, m के L स्क्वायर बाई m L स्क्वायर, सॉरी m तो ऊपर k आएगा, यहाँ k, थोड़ा एक सेकंड, v स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएंगे k L स्क्वायर बाई m। ओके, तो यहाँ से v हो जाएगा √/k बाई m और इंटू L।
तो यहाँ से मैक्सिमम मोमेंटम, मास इंटू मैक्सिमम वेलोसिटी, जैसा मैंने बताया था। तो ये हो गया मास इंटू √/k/m इंटू L। तो ये हो जाएगा, m को रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √/km और L बाहर रह जाएगा। तो यही जो है, यही आंसर है। ऑप्शन में सिलेक्ट करें, ये हो गया √/m/L। तो ये है राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ए बॉडी इज मूव्ड along a straight line by a machine delivering a constant power. Okay, the distance moved by body in time t is proportional to। 10-20 सेकंड में टाइम देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन पर थिंक करें, समझें कि क्या कहना चाह रहा है। अब देखें, क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ लिया। मैंने कि कांस्टेंट पावर दिया हुआ है, कांस्टेंट पावर का मतलब हुआ कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P.V। ये जो है कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा PV cos 0 डिग्री, और ये पावर कांस्टेंट है, उसे फिलहाल हम K मान लेते हैं। तो यहाँ से अब ये PV हो जाएंगे cos 0 1 होता है। मैंने क्यों ऐसा लिया है कि दोनों के बीच एंगल 0 है। एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन में दिया है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कराने के लिए मशीन जो पावर डिलीवर कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में डिलीवर कर रहा है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, पावर वेलोसिटी के बीच एंगल कितना हो गया, 0। अब PV = कांस्टेंट, राइट। अब पावर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये भी पहले से है, दैट इज इक्वल टू K। अब m बढ़ाने थे, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dV/dt, और ये भी पहले से है, इंटू V = K। तो V dV = हो जाएंगे K/m V dV/dt, और ये dt यहाँ आ जाएंगे। अब इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट पेज में देखें, V dV = K/m dt, K/m dt। तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। अब
इसको ये कांस्टेंट है, के बाई एम कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के बाहर रखें, के बाई एम बाहर रखें, इंटीग्रेशन इनका। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या माने, क्योंकि उसने तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक आपको खुद समझना पड़ेगा कि बॉडी अगर कांस्टेंट पावर के साथ मूव करती है तो आपको सिंपली निकालना है कि डिस्टेंस जो मूव किया है बॉडी के द्वारा वो टाइम के प्रोपोर्शनल किस तरह से है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आइडियल केस आप ले, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 पर केवल डिस्टेंस चेक करना है, तो इनिशियली सब 0 मान लेंगे। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, टाइम t पर वेलोसिटी v है, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। बेसिक तो आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन का, v स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया k बाई एम t। तो यहाँ से v स्क्वायर हो जाएगा रूट ओवर 2k बाई एम इंटू रूट टी। ये स्क्वायर हटा दें, क्योंकि स्क्वायर हटाकर हमने लिखा है, ये रह गया है, ये स्क्वायर नहीं रहेगा। हाँ, अब आगे देखें, ये तो भी हो गया, लेकिन हमें तो डिस्टेंस निकालना है। इसको एक नया कांस्टेंट आप मान लें, एक ये नया कांस्टेंट है, तो ये मान लें c t टू द पावर 1/2 रूट हो गया है, जहाँ की c इज इक्वल टू रूट ओवर 2k बाई एम एन न्यू कांस्टेंट है, ठीक। तो अब v इज इक्वल टू हो गया c t टू द पावर हाफ। फिर v को ब्रेक करें डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो ये हो जाएगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू c t टू द पावर हाफ। तो अब ds बराबर कितना हो जाएगा c t टू द पावर हाफ dt, और दोनों को इंटीग्रेट कर दें। फिर यहाँ टाइम 0 लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे 0, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएशन देखना है, जिसमें डिस्टेंस का वेरिएशन किस तरह हो रहा है टाइम के साथ। 0 यहाँ पर टाइम t मान लेते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x मान लेते हैं। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू हो जाएगा c t टू द पावर हाफ प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2। ये रिजल्ट आया, यानी राइट आंसर कौन सा होगा t टू द पावर 3/2, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसे समझिए, इसे 5 मिनट पढ़ें और समझें अच्छी तरह से कि क्या कहना चाह रहा है। 20 सेकेंड। देखें, द पोटेंशियल एनर्जी, पहला टर्म है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल टू मूव along
द एक्स एक्सिस गिवन बाई वी एक्स, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी है जो ये दिया गया है। वी एक्स नहीं, ये यू एक्स होगा, लिखने में वी एक्स लिखा गया है, यू एक्स होगा। तो यू एक्स गिवन यानी पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, थोड़ा और इसको अच्छा से लिख दूं, तो यू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब क्वेश्चन को आगे समझने को, द टोटल एनर्जी ऑफ द जूल इज 2 जूल। तो टोटल एनर्जी दिया हुआ है 2 जूल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ ईटी को हटा के लिख दें, पोटेंशियल एनर्जी यू प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू 2 जूल। हमसे क्वेश्चन में फिर क्या पूछा है? देन द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पूछा है 1 kg पार्टिकल का। 1 kg पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? तो यहाँ ध्यान देना, टोटल एनर्जी 2 दिया हुआ है, ये चेंज नहीं कर सकता। हाँ, ये आपस में चेंज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हमें क्या चाहिए, के क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी क्या चाहिए? मैक्सिमम। इसका मतलब के भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम हुआ तो यू को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। ऑब्वियस है, दोनों का सम जब 2 जूल दिया है तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं वैल्यू इस तरह से कि के को मैक्सिमम लिया और यू को मिनिमम लिया। अब इस यू एक्स को मिनिमम करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूला ये कहता है कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी शुड बी 0, यानी हमें ये प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स के साथ वेरी कर रहा है, डी एक्स ये क्या हो जाएगा? 0। इसको 0 होने का मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स यू, यू का एक्सप्रेशन है x4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां से डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएंगे? x4, तो ये हो जाएंगे x3 और ये माइनस हो जाएगा x। अब इसे 0 इक्वेट करना है। तो नेक्स्ट पेज पर देखें, x³ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब x की 2 वैल्यू आई है जिसके लिए देखना है हमें एक्चुअली क्या होता है। डी यू बाई डी एक्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी यूज करते हैं और मिनिमम वैल्यू के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आए हैं x की वैल्यू, 0 प्लस 1 माइनस 1। तो हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि मिनिमम किस केस में है। तो यू एक्स के एक्सप्रेशन में पहले 0 रखेंगे यहाँ
तो ये सब जीरो हो जाएंगे। तो यू एक्स को मैं एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ, एक बार फिर से यू एक्स हो गए x4 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो u जीरो कितना हो गया, 0। अच्छा, u x की वैल्यू जब प्लस माइनस 1 है तब क्या हुआ, ये तो इवन नंबर है पावर का, -1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में +1 में जो वैल्यू आएगी वही -1 के लिए आएगी। ठीक, तो ये यहाँ से हो गया 1/4 -1/2, तो ये जगह -1/4। अब टोटल एनर्जी हमारा जो दिया हुआ था 2 जूल, टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, -1/4 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, ½ mv मैक्सिमम स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 जूल। तब यहाँ से ½ इंटू मास कितना है 1 kg दिया है, इंटू वी मैक्सिमम इज इक्वल टू -1/4, यहाँ 2 पहले से है तो 2 प्लस -1/4 प्लस 1/4 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे, और 9/4। तो वी मैक्स कितने हो जाएंगे, Vm इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है चला जाएगा, पहले ये ½ है तो इसको पहले कैंसिल कर ले, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, तो V हो गए √9/2। ठीक, तो ये 9 कितना हो जाएंगे, 3/√2। दिस इज द राइट आंसर। मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 3/√2 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ए बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1 इन टाइम t1, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है F.v। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, F.v है तो हो जाएगा FV cos 0 डिग्री इज इक्वल टू FV। 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें ये कहता है कि मास m एक्सेलरेट करता है, किसके कारण, मशीन जो उसे पावर डिलीवर कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में पावर डिलीवर करेंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगा। यानी जो पावर डिलीवर हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0। राइट, अब पावर इज इक्वल टू अब FV है तो F को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू V।
v मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम, ये कर दें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम के फंक्शन में हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या करें कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, हाफ एम वी टी कर दें इसे। अब यहाँ से देखें v1 v स्क्वायर इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पर दिया है टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी v1 है टाइम t1 पर। तो वेलोसिटी v1 हो गया एट टाइम t1 पर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरोस्ट से स्टार्ट करता है, तो ये 0 प्लस ए इंटू टाइम t1। तो यहाँ से a निकल के आ जाएगा v1 बाई t1। तो फर्दर हम इसे लिख सकते हैं, मास m तो m ही रहेगा, इंटू एक्सेलरेशन हो गया v1 बाई t1 इंटू वेलोसिटी v t। अब नेक्स्ट पेज में आपको बता रहे हैं, अच्छा ठीक है यही हो जाएगा। अब यहाँ से देखें इंस्टेंटेनियस पावर, इसको आई करना ज़्यादा अच्छा है, आई इंस्टेंटेनियस पावर। P इज इक्वल टू गया m v1 बाई t1, और vt को आप फिर से लिख सकते हैं v0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम t। ठीक, तो आप जानते हैं m v1 बाई t1, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो क्या बच गए ए टी, और ए क्या है v1 बाई t1 इंटू टाइम t। तो अब यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर आ गए m v1 इंटू v1 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर इंटू टाइम t। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो डिलीवर हो रहा है वो टाइम के फंक्शन में कितना है, m v1 स्क्वायर, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, m v1 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर इंटू 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ए बुलेट फायर्ड ए फिक्स टारगेट लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनेट्रेटिंग 3 cm. How much further it will penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance. इसको कम से कम 10 सेकंड तक आप सोचें पॉज करके। पहले 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में लगाइए और 10 सेकंड सोचने में कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आपने गौर से पढ़ लिया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि एक टारगेट है कोई, मान लेते यहां पर कहीं पर मान लेते हैं v वेलोसिटी से टारगेट के अंदर एंटर किया बुलेट, तब इस पर फोर्स किधर की, रेजिस्टिव फोर्स किधर की ओर लगेंगे, इधर की ओर, जिसके कारण ये डिसेलरेट होगा। मान ले, और क्वेश्चन में कहा हुआ है
कि एट 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पेनेट्रेट करने के बाद वेलोसिटी आधी हो जाती है, यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो गया v/2। अब कहता है कि और आगे कितना पेनिट्रेट करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी 0 हो गया और ये डिस्टेंस कितना है x, राइट। ये हो गया x मूव करने के बाद यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये पोर्शन कितने हो गए x हो गए। अब यहाँ पर देखें दो सिचुएशन है, इसको पॉइंट A मान लेता हूँ, इसको पॉइंट B मान लेता हूँ और इसे पॉइंट C मान लेता हूँ। तो 4A to C क्या होगा, ये इस तरह से होगा कि ये पॉइंट पर एंटर किया, बुलेट एंटर किया, वेलोसिटी कितना से v से, और C पॉइंट पर वेलोसिटी है 0 हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, ये 3 + x, राइट। यहाँ है ये पॉइंट A और ये पॉइंट C है, टोटल 3 + x। और रेजिस्टिव फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, इधर की ओर ऑपोजिट। तब वर्क डन थ्योरी, वर्क पावर एनर्जी थ्योरी यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सोचिए क्या हो सकता है 10 सेकंड के लिए। अब हम आपको बताते हैं 3 + x वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ कितना वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन कितना हुआ, ये देखें यहाँ पर, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, -f इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 + x। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी तो 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल कितना हो गया 12 mv²। ठीक, तो इसे फिर मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं f 3 + x = ये हो गया 1/2 mv²। इसको इक्वेशन 1 माने। अब 4 यहाँ पर तो हमारी पिक्चर आती है, सर नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा हूँ। बिटवीन अब करेंगे B to C, 4 A to C, ये कितना हो जाएगा -f। A to C तो हो चुका है, B to C लेना था, सॉरी B to C। तो ये हो गया वर्क डन। यहाँ कितना होगा -f, B to C क्या है डिस्प्लेसमेंट x, = फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है इस पॉइंट पर, तो फाइनल यहाँ पर फिर 0 हो गया क्योंकि रेस्ट पर आ जाता है, -12
हाफ एम वी बाई टू स्क्वायर, वी बाई टू स्क्वायर। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो माइनस और माइनस दोनों तरफ से हटा दें तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4। इसे इक्वेशन 2 मान लें। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो 1 कितना था, एफ 3 प्लस एक्स लेफ्ट साइड में, तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, एफ एक्स है, सिर्फ एक्स है, इज इक्वल टू वहाँ राइट साइड में कितने थे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से देखें, ये एफ ने एफ को मार दिया, ये हाफ ने हाफ को हटा दिया, इस एम ने एम को हटा दिया, और वी स्क्वायर ये हट गया, तो ये क्या बच गया, 4। ठीक, तो विच इम्प्लाइड 3 प्लस एक्स इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट आंसर। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 × 10⁻³ न्यूटन मीटर इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाई 5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक स्प्रिंग है, यहाँ तक मान लेते हैं नेचुरल पोजीशन है इसकी, और इसको इलोंगेट किया हुआ है, फिर आगे इलोंगेट किया इनिशियली xi, कितना इलोंगेट किया है, 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक नेचुरल पोजीशन मान ले ए, और यहाँ बी पॉइंट तक इनिशियली इसको स्ट्रेच करके रखा 5 सेंटीमीटर। अब देन वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इज फर्दर बाई 5 सेंटीमीटर। अब इसको फर्दर फिर जो है 5 सेंटीमीटर, ये तो 5 सेंटीमीटर और किया गया है, तो ये पॉइंट सी मान लेते हैं। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर था, और यहाँ से यहाँ तक फर्दर फिर 5 सेंटीमीटर और किया गया। तो फाइनल डिफॉर्मेशन कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को आप ये लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर दें, और ये हो गया 10 × 10⁻⁻² मीटर। अब फार्मूला यूज करते हैं, देन वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाई 5 सेंटीमीटर। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता है स्प्रिंग के केस में हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ओके।
तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू के कितना है 5, के दिया हुआ है 5 इंटू 10³ न्यूटन पर मीटर, तो 5 इंटू 10⁻³ और फिर इसके बाद XF कितना है 10 स्क्वायर, अभी हम 10⁻² हटा देते हैं, बाहर कर देंगे, -5 स्क्वायर और बाहर आके हो जाएंगे 10⁻⁴ जूल, इतनी एनर्जी हो जाएगी। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 10 + 5 15, 10 - 5 5 गुने 10⁻⁴ 10⁻³ 10⁻⁻1 बच जाएंगे, तो ये 1/10 हो जाएंगे। इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 18.75 आ जाएंगे न्यूटन। पूरा निकालना जरूरी नहीं है, 18 तक अगर आ गया मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर तो समझ जाए राइट आंसर कौन है, यही है। राइट आंसर कौन है, यही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F = 60 act on a particle of mass 1 kg. If the particle start from rest, the work done by the force during the first 1 second will be, यानी एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है F = 60, तो हमें और मास कितना है 1 kg मास है, मास कितना दिया हुआ है पार्टिकल का 1 kg। ठीक, तो यहाँ से वर्क डन निकालना है बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 1 सेकेंड में। बाय वर्क डन तो जनरली हम जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ है नहीं, फोर्स दिया है और ये फंक्शन ऑफ टाइम है फोर्स। तो ऐसी केस में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कैलकुलस यूज करते हैं। तो पहले इसे ब्रेक कर दें आप, ये क्या हो जाएगा फोर्स मास इंटू एक्सलेशन, मास तो 1 है तो सिर्फ एक्सलेशन बच जाएंगे, तो एक्सलेशन हो गया 60। अब इसको लिख सकते हैं dV/dt = 60, तो यहाँ से फिर dV लिख सकते हैं 6t dt और इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर 0 सेकेंड पर पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट, 0 सेकेंड पर रेस्ट से ये 0 हो जाएगी वेलोसिटी, और 1 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा मान लेते हैं v है। ठीक, तो ये इसका इंटीग्रेशन विथ लिमिट कितना हो जाएगा, सिर्फ v आएगा। सो v = 6t²/2 से हो जाएंगे 3t² और साथ में वैल्यू कितना दिया है 0 1, तो v = कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड लिमिट रखने के बाद में। तब वर्क डन कैसे निकालेंगे, सोचे 10 सेकेंड तक सोचे। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं इसे तो बना सकता हूँ। तो वर्क डन = क्या हो जाएगा,
तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक, क्या कर दें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट पेज में देखें, सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल वेलोसिटी हमने v माना है, तो हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस इनिशियली तो रेस्ट में था इसलिए 0 हो जाएंगे। तो वर्क डन बराबर कितना हो गया, हाफ मास की वैल्यू 1 दिया है और v मैंने 3 निकाला है, तो 3 स्क्वायर यानी 9 हो गए। ठीक, तो ये हो गए 4.5 जूल वर्क डन। देखिए आप क्वेश्चन का ऑप्शन, तो द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड, ठीक कितना आया है 4.5 जूल, ये है राइट आंसर। हालांकि इसको बनाने के दूसरे मेथड भी हैं, लेकिन बहुत टाइम हो गया इसलिए दूसरा मेथड मैं अभी नहीं बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना पार्टिकल मूव करता है इन ए स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा के, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब के एफ जो है लेस देन के आई होना चाहिए, तभी तो लॉस होगा। तो यानी हमें इसकी वैल्यू पता लगानी है। कैसे बना सकते हैं, तो क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन को देखें, इसमें रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मेन है रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो रिटार्डेशन माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, ओके। तो माइनस के इक्वल टू हो जाएगा सम कांस्टेंट एक्स, ओके। अब एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं एक्स के फॉर्म में माइनस वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ से वी डी वी हो जाएंगे के एक्स डी एक्स, राइट। तो आगे मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ। सो वी डी वी इज इक्वल टू क्या था, के एक्स डी एक्स, के एक्स डी एक्स, के एक्स डी एक्स। तो ये दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देता हूँ। क्यों करूँ इंटीग्रेट, वो इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल जो है वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आएगा और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लाना है। तो यहाँ से ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उस वक्त वेलोसिटी u मान लेते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट x है तो उस वक्त मान लेते हैं v है। तो ये क्या हो जाएगा,
वी स्क्वायर बाई 2 U2 V इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और छूटी है, ये देख ले, ये माइनस है, ये माइनस तो कैरी करता आएगा, तो ये माइनस यहाँ रहेंगे और यहाँ भी माइनस रहेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2, के एक्स स्क्वायर बाई 2। हमें प्रोपोर्शनल निकालना है, तो यहाँ पर के बाई 2 हो गए, व्हिच इम्प्लाई इस माइनस को अंदर ले जाए हम, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ यू स्क्वायर माइनस हाफ वी स्क्वायर। ये तो लॉस ऑफ एनर्जी है, ये क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये लॉस आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से ये हो गया के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा हाफ m यू स्क्वायर, नहीं यहाँ पर ये एनर्जी अभी एक सेकेंड, अभी एनर्जी नहीं हुई, मास से मल्टीप्लाई नहीं किया है,